रुक करेंगे खबरों की ओर। दुनिया के इतिहास में 25 जुलाई की तारीख पर विज्ञान की एक बड़ी उपलब्धि दर्ज है। दरअसल इसी दिन पहले टेस्ट ट्यूब शिशु का जन्म हुआ था। वर्ल्ड आईवीएफ डे पर एसएमसी हॉस्पिटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें डॉक्टर सतीश सूर्यवंशी हॉस्पिटल के सभी स्टाफ मौजूद थे। बता दें कि लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम रखा गया था। वहीं आईवीएफ को लेकर संवाददाता ने डॉक्टर प्रज्ञा सूर्यवंशी से खास बातचीत की है। आज इंटरनेशनल आईवीएफ डे के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर एसएमसी में आईवीएफ डे सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि आजकल इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम, बच्चा नहीं होने का प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ गया है। तो पहले के ज़माने में तो इसका बराबर से डायग्नोसिस नहीं हो पाता था और बहुत सारे इश्यूज़ होकर फैमिली में प्रॉब्लम भी हो जाती थी। बट साइंस टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गया है कि हम इनफर्टिलिटी का जो ट्रीटमेंट है उसको बराबर डायग्नोसिस करके हम उसका ट्रीटमेंट कर पाते हैं और बहुत सिंपल है। इसको ऐसा एक जैसे सामाजिक एक टैबू बना लिया था कि नहीं ये नहीं, या तो जो फीमेल है मोस्टली ऐसे होता था कि उनके ऊपर कि नहीं उनकी वजह से नहीं हो रहा, बट ऐसा नहीं है। मेल्स में भी प्रॉब्लम होती है। मेल्स में जैसे आजकल स्मोकिंग है, गुटखा खाना है, नशा है, उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम होता है। तो जैसे मेल्स हैं उनमें शुक्राणु कमी हो सकती है, स्पर्म में इश्यूज़ हो सकते हैं। और आजकल ये भी देखा गया कि ओवर स्ट्रेस जो वर्क का है ना, मेल फीमेल दोनों में हो जाता है। और जो लेट मैरिजेस है, तो जो आपका फर्टाइल पीरियड है मेनली जो रहता है वो 20 to 30 ईयर्स के बीच में मैक्सिमम होता है। तो इसलिए पहले के ज़माने में जो शादियाँ भी होती थी उसी ज़माने में, तो ये सब साइंस है एक्चुअली, है ना। ये चीज़ होती रही बट ये जो साइंस से हमको पता चलता है, तो बड़े बुजुर्गों ने वो करते रहे इसलिए। तो जो लेट मैरिजेस होते हैं उसमें इश्यूज़ आते हैं। सिंपल आप थायराइड की प्रॉब्लम मान लीजिए, उससे भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है और डायग्नोस करके तो इसीलिए आप थोड़ा सा भी आपको लगता है कि थोड़ा सा लेट हो रहा है आपको बच्चा होने में, पूरा सब चीज़ें करने के बाद भी, तो आपको एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए प्रॉपर से। जो हस्बैंड वाइफ है दोनों का प्रॉपर चेकअप हो। और हो सकता है कई बार बहुत माइनर सा इशू हो, जैसे मैंने बताया थायराइड, मेडिसिन लेके आप 3 महीने में आप प्रेगनेंसी हो सकती है। दिस इज़ वेरी सिंपल। कई बार आपको आईवीएफ की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, आईयूआई हो जाता है, उसके पहले का स्टेज है। और अभी कॉस्ट भी काफ़ी कम हो गया है पहले से, तो इसलिए डॉक्टर के पास जाइए। और इतना सिंपल सा ट्रीटमेंट है जिसको आप लेकर घर में खुशी ला सकते हैं। क्योंकि बच्चा जब आता है तो पूरे घर में खुशी आ सकती है। इन लॉ पेरेंट्स हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो सब वेट करते रहते हैं कि एक बच्चा घर में आए, बच्चा घर में आए। तो एक बहुत सिंपल सी चीज़ है और आपके थ्रू मैसेजेस आना बहुत ज़रूरी है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत आसान हो गया है ट्रीटमेंट और इसका सक्सेस रेट भी अच्छा है यहाँ। और रायपुर में भी अब काफ़ी सालों से हो रहा है और ऑल ओवर वर्ल्ड में भी बढ़ रही है प्रॉब्लम, लेकिन इसका ट्रीटमेंट भी है। तो ये ट्रीटमेंट आप आगे बढ़ के कराइए, यही मेरा मैसेज। और मैं डॉक्टर प्रज्ञा सूर्यवंशी, आईवीएफ स्पेशलिस्ट एसएमसी हॉस्पिटल। और आज जो हम ये आज प्रोग्राम किया है फंक्शन वर्ल्ड आईवीएफ डे पर, ये अवेयरनेस का फंक्शन है। बेसिकली हमारे यहाँ इंडिया में अवेयरनेस की बहुत कमी है। मेरे पास इतने सारे पेशेंट्स हैं, जब तक वो आते हैं किसी के पास स्पर्म नहीं है, किसी के पास ओवरी नहीं, ओवरी का रिजर्वायर ख़त्म हो चुका है एग का। तो 19 ईयर का लिए एक पेशेंट आई है, शादी के 19 ईयर्स हो चुके हैं, अभी तक प्रेगनेंसी नहीं हुई। तब सारे जगह झाड़ फूंक और क्या क्या, और कई जगह कुछ भी जो भी चीज़ें हैं, कहीं ट्रीटमेंट वाकई में भी लिया तो भी ढंग से नहीं लिया, फॉलोअप। तो ये आईवीएफ एक कंटिन्यूस, हमें इनफर्टिलिटी में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अवेयरनेस होना, कि टाइम से चीज़ों को जा कर के बताना, इसके पहले कि वो इरिवर्सिबल डैमेज में चले जाएं। हमारा जो फीमेल्स होती हैं उनका ओवेरियन रिजर्व एज के साथ कम होने लगता है। और कभी कभी जो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कम एज में ही एग को ख़त्म कर देती हैं। और तीसरा कि कुछ ऐसी सर्जरी, जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक पेशेंट आई थी, उसकी सर्जरी हुई एंडोमेट्रोसिस के लिए और उसमें पूरी ओवरीज का डैमेज हो चुका था उस सर्जरी के बाद, क्योंकि वो ओवरी को ही इन्वॉल्व करती है। तो ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि हम टाइम से अपना, अगर कि बच्चा करना है तो उसके लिए हम टाइम से डॉक्टर के पास चले जाएं समय रहते, इसके पहले कि हमारा एग रिजर्व ख़त्म। और दूसरी बात कि हम कुछ भी ऑपरेशन कराने वाले हैं तो पहले हम ये देख लें कि उस ओवरी हमारा उस पार्ट का काम हो चुका है कि नहीं,
कि हम अपना अगर ओवरी का ट्यूमर निकलवाने वाले हैं या एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी कराने वाले हैं, तो क्या हमारा बच्चा, ओवरी का काम क्या है? अंडा देना और बच्चा पैदा कराना, तो वो काम हो गया है कि नहीं? फिर एक बार जब वो हो गई सर्जरी, रिजर्वॉयर ख़त्म हो गया, उसके बाद फिर आप कुछ नहीं कर सकते। फिर आपके पास डोनर एग लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है, अगर कि बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जैसे 0.02 मशीन इतना ऐसे ख़त्म हो जाते हैं रिज़र्व, उसके बाद डॉक्टर्स के पास भी कुछ बचता नहीं ऑप्शन। तो ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि टाइम से इसके लिए दिखाएं, और ये एक बार में नहीं होता है, इसके लिए आपको कम से कम 3-4 बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तब जाके वो कुछ कर पाते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे बहुत लोग आईवीएफ कई लोग अफोर्ड कर पाते हैं या फिर उसमें कितना खर्चा आता है, इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट में आईवीएफ ही हो। आईवीएफ के करने के इंडिकेशन होते हैं, जैसे कि अगर ट्यूब दोनों ब्लॉक हैं, या ओवरी का रिज़र्व एकदम ख़त्म है, या फिर स्पर्म काउंट इतना कम है कि वो नेचुरल या आईयूआई से नहीं करवा पा रहा है, तब आईवीएफ करते हैं। ऐसे हर पेशेंट में आईवीएफ नहीं बताया जाता, तो ये डर के नहीं सोचना चाहिए कि वहाँ जाएंगे तो आईवीएफ ही हो जाएगा। बहुत सारे, हम हार्डली 10% लोगों को आईवीएफ बोलते होंगे, मोस्टली 90% 80% में हम मेडिकल मैनेजमेंट टैबलेट और इससे ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद नहीं हुआ तो आईयूआई, जहाँ तक ज़रूरत है तो आईवीएफ की बहुत सबसे लास्ट में ही बताते हैं। और जहाँ तक खर्चे की बात है तो करीबन 1.5 लाख रुपए, क्योंकि इसकी दवाइयाँ भी महंगी है। तो आप अगर आईवीएफ का खर्चा, ऐसे 3 चरणों में इसकी चीज़ें समझी जाती हैं कि करीबन 80,000 से 1 लाख आपका आईवीएफ में खर्च हो गया। फिर उसके बाद उसको बचा जो तैयार हुआ उसको डालना है, यूजुअली उसको फ्रीज़ करके बाद में डालते हैं, तो उसका 40-50 हज़ार जो भी है, जैसा भी जितने दिन फ्रीज़ किया है, फ्रीजिंग का खर्चा जो भी जिस भी जगह रखा गया है, तो वो सब के अकॉर्डिंगली वो डिवाइड होता है। तो ऑन एन एवरेज सब कुछ मिला के एक पेशेंट को 1.5 लाख के जैसा माने रहना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, उनको अगर किसी ने बता दिया कि 80,000 और इसमें हो जाएगा, बाद में उनके इंजेक्शंस खर्च होते हैं, दवाइयाँ खर्च होती हैं, और पेशेंट को लगता है अरे हमसे तो इतना बोला था और इतना खर्च हो गया। तो वो एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि साफ उसको समझ में आना चाहिए हमको कि हमारा कितना खर्च होने वाला है। मैम, नॉर्मल प्रेगनेंसी और टेस्ट ट्यूब बेबी प्रेगनेंसी में क्या डिफरेंस कुछ? दोनों सेम है, बच्चा दोनों ही सेम है, सिर्फ फर्टिलाइजेशन की जगह अलग है। फर्टिलाइजेशन का जो पहला चरण है, बच्चा बनने का पहला चरण फर्टिलाइजेशन होता है। तो नॉर्मल प्रेगनेंसी में फर्टिलाइजेशन शरीर के अंदर होता है, आईवीएफ में शरीर के बाहर। आईवीएफ का फुल फॉर्म ही है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। विट्रो मतलब जो भी शरीर के बाहर है, तो और वीवो मतलब जो शरीर के अंदर है। तो जो नॉर्मल प्रेगनेंसी है वो मतलब नॉर्मल तो दोनों ही हैं, बच्चा तो दोनों ही नॉर्मल है, बस ये है कि एक में फर्टिलाइजेशन अंदर हुआ है और एक में बाहर हुआ है। मैम, और किन महिलाओं को सबसे ज़्यादा मतलब आईवीएफ कराना चाहिए, या फिर किस तरह की महिलाएं हैं जो आईवीएफ कराने के लिए? सबसे इम्पॉर्टेंट आईवीएफ कराने के लिए वो महिलाएं हैं जिनका, महिला, देखो आईवीएफ सिर्फ महिला के इंडिकेशन से नहीं है, पुरुष का भी इंडिकेशन है। अभी मैं ये लेटेस्ट अपनी 20, मतलब मैंने जब एमडी किया था 2002 में एमडी किया, तब से अब में मैं 20-22 साल हो रहे हैं, मैं क्या फ़र्क देख रही हूँ कि उस वक्त जो हम स्पर्म रिपोर्ट देखते थे या ऊसेट रिपोर्ट देखते थे, स्पर्म ड्रास्टिकली कम हो रहे हैं लोगों के। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एजुकेटेड लोगों में, अनएजुकेटेड लोगों में भी एजोस्पर्मिया बहुत कॉमन हो गया है, और एग रिजर्व भी बहुत जल्दी ख़त्म हो रहे हैं। बहुत कुछ जो भी एनवायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं या डाइटरी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी है, या बीमारी है, बट ये रिज़र्व बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है। तो अगर कि आपका एग रिज़र्व बहुत कम हो गया है या स्पर्म्स बहुत कम है, तो आईवीएफ के लिए जाना होगा। या फिर आपके ट्यूब्स बिल्कुल ब्लॉक्ड है, दोनों ट्यूब ब्लॉक्ड है, तो आपके पास आईवीएफ के अलावा ऑप्शन नहीं बचता है। क्योंकि अगर रिकैनलाइजेशन सर्जरी जो हम उसका नेक्स्ट ऑप्शन ट्यूबल ब्लॉकेज में सोचते हैं, तो रिकैनलाइजेशन सर्जरी उनमें अच्छी है जिनका ट्यूब आपने पहले टीटी करवाया, जैसे 2 बच्चे या 1 बच्चे के बाद करा लिया किसी ने टीटी, तो उसमें अगर ट्यूब साफ़ है तो रिकैनलाइजेशन अच्छा होता है। बट जब ट्यूब डिजीज है, जैसे अभी हमने कल परसों में एक सेल्पेंजाइटिस पेशेंट थी, सिस्टर या नर्सिंग स्टाफ थी कहीं बाहर गवर्नमेंट में, शायद 7-8-10 साल उसके शादी को हुए होंगे, और उसकी 2017 की सोनोग्राफी में हाइड्रोसेल्पिंग्स, ट्यूबल में सूजन लिखी हुई है, पानी भरा हुआ लिखा, 2017। और सोचो नर्सिंग पेशेंट, उसके बाद उन्होंने सोनोग्राफी वालों ने ट्यूबरकुलोसिस सस्पेक्ट करके भेजा, कुछ नहीं किया, और आज वो 2024 में मेरे पास अभी 2 दिन पहले ही उसका देखा, यूट्रस में से पस निकला और क्लियर कट आज उसकी रिपोर्ट आई कि उसमें ट्यूबरकुलर। तो ये पूरा का पूरा ट्यूब इतने दिन में उसका ख़त्म हो चुका है बिल्कुल। और एंडोमेट्रियल कैविटी भी बहुत बैडली डिरेंज थी।
तो ऐसे में तो प्रॉब्लम ये है कि आईवीएफ भी क्या ही करेगा, ट्यूब्स तो चलो उसकी ख़राब है, हमने ट्यूब बाईपास करके बाहर बच्चा बिठा भी लिया, पर इतने दिन में वो कीटाणु ने उसकी बच्चेदानी भी बहुत बैडली ख़राब कर दी है। तो ये चीज़ें हैं कि समय जब एजुकेटेड एक नर्सिंग स्टाफ इतने दिन तक चीज़ को पेंडिंग छोड़े रहे, तो बेचारे जो नॉर्मल हैं वो लोग इतने, और ये चीज़ जो इंडिया में बहुत कॉमन है, ट्यूबरक्लोसिस या कोई भी इन्फेक्शन सपोज समझ लो, तो जो जेनेटल एरिया में अपर जेनेटल ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, यूट्रस है, ट्यूब है, ये इतना वेग होता है कि पेशेंट को उतना समझ ही नहीं आ पाता। कोई ऐसा तेज बुखार नहीं, ऐसा कोई तेज दर्द नहीं, बहुत वेग से सिम्टम रहते हैं, तो वह इसको समझ ही नहीं पाते। और दूसरा, फीमेल्स अपने आप को थोड़ा देर तक सहन भी करती है। वो जब आई मेरे पास तब तक उसको 6 महीने में पीरियड आने बंद हो गए थे, 6 महीने में मुश्किल से 1 आध ड्रॉप आ रहे ऐसे, और पूरी क्लियर कट उसकी हिस्ट्री थी कि उसको इतने दिन पहले ठीक पीरियड थे, सोनोग्राफी उसकी जितनी भी थी क्लियर कट बता रही थी कि कैसे वो ग्रेजुअली डिरेंज हुई, बट नॉट रीच टू द डॉक्टर ऑन राइट टाइम। कहीं ना कहीं ये रहता है कि उनको जानकारियाँ जो है वो पूरी नहीं रहती हैं, तो ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अवेयरनेस की कमी तो है, अवेयरनेस की कमी तो बहुत है, इसीलिए ये आज का अवेयरनेस प्रोग्राम था। जानकारी की तो वाकई में बहुत नीड है, हालांकि आजकल इतना गूगल और सब चीज़ें चल गई हैं, स्टिल अवेयरनेस की कमी। एक तो खुद के लिए जागरूकता, एक तो आप अवेयरनेस उस चीज़ के लिए करते हो जहाँ आपका इंटरेस्ट होता है। फीमेल्स खुद के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दुनिया भर की पड़ी है, सबका करना है, लेकिन खुद का नहीं देखना है, आपका खुद का। आप उसकी स्टोरी देखो, उसको क्लियर कट दिख रहा है कि पहले उसके बार 15 दिन में आते थे, उसके बाद में पूरा उसको दिख रहा है कि सारी प्रॉब्लम हो रही, पर पहुंची कर तो खुद के बारे में सोचते ही नहीं है। ये प्रॉब्लम है ना, जब वो इतना सर से पानी जिसको कहते हैं ना चढ़ जाए, तो ये थोड़ा सा है कि टाइम से चीज़ों को ध्यान देना। आज